क्या करता लास्ट? ठीक है, अब लिखें हेडिंग पोटेंशियल ऑफ ई गवर्नेंस। पोटेंशियल ऑफ ई गवर्नेंस। पोटेंशियल ऑफ ई गवर्नेंस। पोटेंशियल ऑफ ई गवर्नेंस। बातें मत कर भाई। पोटेंशियल ऑफ ई गवर्नेंस, राइट? फर्स्ट, write the future potential of e-governance in the Indian context. The future potential of e-governance in Indian context. The future potential of e-governance in Indian context is vast and promising. The future potential of e-governance in Indian context is vast and promising. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको एआरसी की सारी करा दी है। प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड, जो जो उसमें आपकी रिकमेंडेशंस थी। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग वगैरह, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, ये सब आप ध्यान रखें। तो फर्स्ट जो इसकी पोटेंशियल है वो लिखो स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज, फर्स्ट स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज, राइट? ई गवर्नेंस कैन प्ले अ क्रूशियल रोल। ई गवर्नेंस कैन प्ले अ क्रूशियल रोल in the development of e-governance can play a crucial role in the development of smart cities. E-governance can play a crucial role in the development of smart cities. Full stop. Integration of technology. इसी में integration of technology in urban planning. ठीक है, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है जो आईसीटी इस्तेमाल करती हैं अपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन अर्बन प्लानिंग, कॉमा ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन अर्बन प्लानिंग, कॉमा ट्रांसपोर्टेशन, कॉमा वेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन अर्बन प्लानिंग, कॉमा ट्रांसपोर्टेशन, कॉमा वेस्ट मैनेजमेंट and citizen services can lead to efficient sustainable and citizen friendly cities, can lead to efficient comma sustainable and citizen friendly cities. ठीक है, मीनिंग हम आपको सब पढ़ा चुके हैं पहले ही। अब नेक्स्ट, सेकंड लिखो ब्लॉकचेन फॉर ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसपेरेंसी, राइट? implementing blockchain technology in e-governance. Implementing blockchain, BLOCKCHAIN, blockchain technology in e-governance can enhance transparency. Implementing blockchain technology in e-governance can enhance transparency and security in various sectors. Can enhance transparency and security in various sectors. First, these include land records, comma supply chain management, land records, comma supply chain management, land records, comma supply chain management, and public finance, comma supply chain management and public finance. ठीक है, तो ब्लॉकचेन आप इकोनॉमी में पढ़ोगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कहाँ इस्तेमाल होती है? क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो इट इज यूजिंग क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन एंड ऑल,
ठीक है, ये काफी सिक्योर नेटवर्क की तरह होता है। जैसे धर्मशाला का रजिस्टर होता है ना, आप उसमें नाम एंटर करते रहते हो। ठीक है, तो इस ब्लॉकचेन में भी क्या होता है, हम एंट्रीज करते हैं, डाटा एंट्रीज, डाटा एंट्रीज। ठीक है, लेकिन ये काफी सिक्योर रहता है, परमिशन के थ्रू हम एंट्रीज करते हैं, एंट्री और एंट्रीज मिलती है आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे लैंड रिकॉर्ड में काम आ सकती हैं ये। ठीक है, ब्लॉकचेन की मदद से आप मास बेस कवर कर सकते हैं। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ डाटा आप स्टोर कर सकते हैं ब्लॉकचेन की वजह से, और आपका डाटा भी सिक्योर रहता है। नेक्स्ट लिखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चैटबॉट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चैटबॉट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चैटबॉट्स, CHATBOTS, राइट। एआई पावर्ड चैटबॉट्स, एआई पावर्ड चैटबॉट जो गूगल में भी देखते हैं। ठीक है, आप कुछ बोलते हैं तो वो तुरंत उसका रिस्पॉन्स देती है। कैन प्रोवाइड क्विक एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज। एआई पावर्ड चैटबॉट्स कैन प्रोवाइड क्विक and accurate responses to citizen queries. AI powered chatbots can provide quick and accurate responses to citizen queries, making government services more accessible and responsive. Making government services more accessible and responsive. ठीक है, चैटबॉट्स आपका अलग अलग, मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज मोर एक्सेसिबल एंड रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आप जब भी किसी की साइट पे जाते हैं, आपके पास एआई असिस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो वो आपको डायरेक्ट करते हैं या आपको सेवा प्रदान करते हैं कि आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट भी अब इस मेजर को ला रही है, ठीक है, अपने वेबसाइट्स वगैरह पे। नेक्स्ट, डाटा एनालिटिक्स। फॉर डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, राइट, लेवरेजिंग बिग डाटा एंड एनालिटिक्स, leveraging LEVERAGING, leveraging big data and analytics can help the government make, leveraging big data and analytics can help the government make informed policy decisions, can help the government make informed policy decisions, informed, INFORMED, informed policy decisions, comma, predict trends, comma, predict trends and allocate resources efficiently. Leveraging big data analytics can help the government make informed policy decisions, comma, predict trends. भाई स्पीड थोड़ी बढ़ा ले अपनी, अब तो बहुत धीरे बोल रहे हैं, उनकी कॉपी में कब तक देखते रहोगे। धीरे धीरे तो वो लड़का भी धीरे से लिख रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ आप लोग। प्रिडिक्ट ट्रेंड्स एंड एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ठीक है, इतने बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको स्पीड पे बहुत काम करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। भाई अब तू आया, तेरे को ही नहीं आ रहे समझ, बाकी तो फिर बाहर जाके बैठ जा। एंड एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। भैया जिसको दिक्कत हो रही है अपना बाहर जाके बैठो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन सुन लिया करो। एंड एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अभी आप उसमें बैच में आओ जो सुबह 7:30 वाले बैच में होते, बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, तब आपकी ना पसीना और जीभ निकल जाएगी देखकर। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, बायोमेट्रिक आप देख ही रहे हो, जो आप इस्तेमाल करते हो आधार के केस में, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसका भी हम आगे और ज्यादा यूज कर सकते हैं गवर्नेंस में, राइट। स्ट्रेंथनिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड्स, strengthening biometric authentication methods like Aadhaar, strengthening biometric authentication methods like Aadhaar can enhance security, and streamline citizen verification processes. Strengthening biometric authentication methods like Aadhaar can enhance security and streamline citizen verification processes.
लेकिन इसके लूप होल्स भी हैं, ये हमारा सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है, इसमें प्राइवेसी का कंसर्न है। ठीक है, वो आप चैलेंजेस में लिख सकते हैं, हम लिखवा भी चुके हैं। प्राइवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन ई गवर्नेंस। ठीक है, इसमें केस ध्यान रखेंगे, के एस पुत्ता स्वामी, के एस पुत्ता स्वामी केस। राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस पे काम करे कि प्राइवेसी लोगों की या जो आम नागरिक की है वो बनी रहे, और आईसीटी का इन्वॉल्व कर सके वो गवर्नेंस में। ठीक है, तो आधार में आप देखते हैं कभी कभी डाटा लीक की बहुत ज्यादा आप देखते हैं सूचना आ जाती है, फिर यूआईडीआई, यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जारी करना पड़ता है अपना एक सूचना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पास में हमने देखा है डाटा लीक्स का भी इशू बहुत ज्यादा है। ठीक है, डाटा लीक्स इन केस ऑफ योर यूजेस ऑफ आईसीटी इन ट्रांजैक्शन वगैरह। ठीक है, आपने सुना था, भी हमने आपको बताया पिछले, वो लिखवा एग्जाम्पल साइबर क्राइम का। ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने क्या बोला है कि 5,000 आपके साइबर क्राइम हर दिन टेक प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, 10,000 करोड़ से भी ऊपर का हमने नुकसान उठा चुके हैं 2 साल में, April 1, 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट देखो, ई वोटिंग। ई वोटिंग, VOTING, ई वोटिंग। देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योर ई वोटिंग सिस्टम्स, the introduction of secure e-voting systems can improve the introduction of secure e-voting systems can improve the electoral process, can improve the electoral process, making it more convenient. The introduction of secure e-voting systems can make the electoral process, can improve the electoral process, making it more convenient and reducing the risk of fraud, and reducing the risk of fraud. नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, तो हम आपको बताया पोटेंशियल तभी हम ई गवर्नेंस के रियलाइज कर पाएंगे टिल वी आर एबल टू, जो साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज है जैसे रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। ठीक है, इसके हमने आपको एग्जांपल बता चुके हैं, वाना क्राई हो गया आपका। ठीक है, वाना क्राई बताया था, पेगासस हो गया। ठीक है, पेगासस, डी ट्रैक। ठीक है, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं। जैसे पेगासस ने प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करा था, अभी आपने सुना होगा, जर्नलिस्ट के फोनों में चला गया था, पॉलिटिशियंस के फोन में। ठीक है, क्या चल रहा है उनकी मतलब दिनचर्या वगैरह और किससे बातें कर रहे हैं वो सब इससे पता चल जाता है। ठीक है, वाना क्राई भी आपका है, स्पाईवेयर टाइप। डी ट्रैक, इसने कुडनकुलम पावर प्लांट पर ट्रैक करा था। हम्म, वो अलग है, वो सर, वो डिफरेंट, वो है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। वो क्वेश्चन पूछने पर उन्होंने पैसे लिए थे, वो और तो बिल्कुल डिफरेंट एथिकल इशू है वो। राइट, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, डेवलपिंग रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, developing robust cyber security infrastructure is essential to, developing robust cyber security infrastructure is essential to protect sensitive citizen data, sensitive citizen data and critical government systems, and critical government systems from cyber threats, is essential to protect sensitive citizen data and critical government systems from cyber threats, फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। ठीक है, तो ये आपके सारे थ्रेट्स हैं, इसमें आप अलग अलग आते हैं मालवेयर के अंदर। ठीक है, आपके होते हैं स्पाईवेयर। ठीक है, स्पाईवेयर हो गया आपका, रैंसमवेयर हो गया, फिरौती लेकर आप फिर चीजें का वो फिरौती मांगते हो तब आप छोड़ते हो किसी को। ठीक है, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, उसके बाद आपका ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए, ये साइबर सिक्योरिटी का भी आपका बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी, AUGMENTED, augmented reality and virtual reality, right?
These can be used in e-governance. These can be used in e-governance for urban planning simulations. For urban planning simulation. Urban planning simulation. SIMULATIONS. For urban planning simulation and virtual tours of historical sites. And virtual tours of historical sites. ठीक है, आपको घर बैठे बैठे ऐसा महसूस होगा कि आप किसी टूर पे हैं. And virtual tour of historical sites. Augmented reality and virtual reality can be used in e-governance for urban planning simulation and virtual tour of historical sites. Next, you go Internet of Things. Internet of Things for governance. Internet of Things for governance. Right? It can be used to monitor. It can be used to monitor and manage public infrastructure. It can be used to monitor and manage public infrastructure, such as water supply, waste management, traffic control. Water supply, waste management, traffic control in real time. ठीक है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, आप देखते हैं जब आप पैर रखते हैं, आजकल ऑफिसों में सेंसर्स लग गए हैं. ठीक है, आप कहीं पैर रखते हैं तो लाइट बुझ जाती है. वो आप देखते हैं टीवी में चुटकी बजाती है तो वो पर्दे खुल जाते हैं. ठीक है, एसी चालू हो जाता है. तो ये सब क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो उसका यूज हम कर सकते हैं. वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक कंट्रोल. राइट. नेक्स्ट, वुमेन सेफ्टी. वुमेन सेफ्टी. Right, mobile apps and e-governance initiatives. Mobile apps and e-governance initiatives can be designed to enhance women's safety. Mobile apps and e-governance initiatives can be designed to enhance women's safety by providing emergency assistance. By providing emergency assistance. Mobile apps and e-governance initiatives can be designed to enhance women's safety by providing emergency assistance and reporting mechanisms. By providing emergency assistance and reporting mechanisms. Next, environmental management. Environmental management. Right? E-governance can aid in environmental conservation. E-governance can aid in environmental conservation by monitoring air and water quality. By monitoring air and water quality. And monitoring air and water quality. Managing wildlife reserves. Managing wildlife reserves and promoting sustainable practices. And promoting sustainable practices. Reserves and promoting sustainable practices. And promoting sustainable practices. जैसे एग्जांपल लिख लो, परिवेश पोर्टल, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एयर एंड वाटर क्वालिटी और मैनेजिंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. जैसे एग्जांपल लिखो, परिवेश पोर्टल, PARIVESH, परिवेश पोर्टल. राइट, it is a web based application developed for online submission and monitoring of
developed for online submission and monitoring of proposals developed for online submission and monitoring of proposals submitted by proponents for seeking submitted by proponent मतलब जो चाहते हैं क्लियरेंस लेना promoted by proposal submitted by proponents for seeking environmental forest forest wildlife clearances seeking environment forest wildlife clearances from central state and district authorities developed for online submission and monitoring of proposals submitted by proponents for seeking environment forest wildlife clearances from central state and district level authorities. तो आपको क्लियरेंस के लिए कोई परमिशन चाहिए तो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो. ठीक है, ये इट इज पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस. ठीक है, पोर्टल जो बनाया है. तो ये कुछ पोटेंशियल है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, ये आप ध्यान रख सकते हैं. अब लिखो नेक्स्ट सब लिखो एआई एंड ई गवर्नेंस. एआई एंड ई गवर्नेंस. एआई एंड ई गवर्नेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ई गवर्नेंस. Right, applying AI in governance, applying artificial intelligence in governance will help India in overcoming. Applying AI in governance will help India in overcoming many developmental will help India in overcoming many developmental and infrastructural constraints. Many developmental and infrastructural constraints. Infrastructural constraints जो दिक्कतें हैं उससे AI को अगर हम गवर्नेंस में इस्तेमाल करें तो वो ओवरकम कर सकते हैं. Many developmental and infrastructural constraints. First, AI system can be used to monitor. AI system can be used to monitor developmental projects. AI system can be used to monitor developmental projects. For instance, in a toilet construction program, AI software in a toilet construction program, AI system can be used to monitor developmental projects, full stop. For instance, in a toilet construction program, the AI software can detect the location and physical state of toilets. AI software can detect the location and physical state of toilets. Detect the location and physical state of toilets. Full stop. It can weed out, WEED, it can weed out improper construction or usage. WEED. Weed मतलब बाहर निकालना. It can weed out improper construction or usage within seconds. Improper construction or usage within seconds. मतलब आपका नाम वंशी का सेक्शन है. आपका क्या नाम है? समीक्षा. नेक्स्ट देखो सेकंड, AI systems in agriculture. AI systems in agriculture. In agriculture, right? It can help maximize productivity. आपकी पहली क्लास है आज. It can help farmers maximize productivity. It can help farmers maximize productivity. Right? The farmers can use available data. The farmers can use available data relating to weather, groundwater. The farmers can use available data relating to weather, groundwater,
comma soil conditions. The farmers can use available data relating to weather, comma groundwater, comma soil conditions, and cropping patterns. The farmers can use available data relating to weather, comma groundwater, comma soil conditions, and cropping patterns. Full stop. This is to get practical inputs. This is to get practical inputs about sowing, fertilizing, irrigation, and harvesting. Irrigation and harvesting. About sowing, fertilizing, irrigation, and harvesting. Next, AI tools can track down criminals. अच्छा, अब ये बताओ, हम गवर्नेंस में क्रिमिनल की बात क्यों कहाँ से ले आए हम, कि ट्रैकिंग ऑफ क्रिमिनल्स वगैरह? कि नहीं, गवर्नेंस में हम क्यों बात कर रहे हैं? मतलब ये सब क्यों बात कर रहे हैं, फार्मर का भी बात कर रहे हैं इसमें, और मतलब हर ही सेक्टर को ला रहे हैं ना, इकोनॉमी का सेक्टर हो गया, सिक्योरिटी का सेक्टर हो गया, और ज्योग्राफी का। ये नहीं, हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, सब क्यों ला रहे हैं गवर्नेंस में? हाँ, तो इससे क्या होगा? हम्म। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, ये इसमें हम ये एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं गवर्नेंस में, और ये इसकी फार्मर की बात करी हमने, क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, ट्रैक डाउन की। तो मतलब ये मतलब जरूरी है करनी, या इसे हम स्किप वो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं? हाँ ठीक है, तो ये कह रहे हैं गवर्नेंस का मतलब होता है कि व्हाट ऑल थिंग्स द गवर्नमेंट इज डूइंग। जो हमने आपको शुरू में दिखाया था, तो उसमें हर चीज आती है। ठीक है, वेदर इट इज फ्रॉम सिक्योरिटी, फार्मर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कर रही है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, तो सब हमें देखना है, उसमें सिक्योरिटी का भी आएगा एंगल। ठीक है, क्रिमिनल्स के ट्रैक डाउन में भी अगर आपको सुरक्षा ना हो, तो असुरक्षा की भावना हो, तभी आप कहते हैं ना गवर्नेंस का फेलियर है, कि गुंडा राज चल रहा है, या रॉबरी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गवर्नेंस का फेलियर है, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है, मतलब ऑन टाइमली एक्शन। ठीक है, एंड नॉट एक्टिंग इन एन एफिशिएंट एंड एन इफेक्टिव मैनर। उसी का तो लैक ऑफ फेलियर होता है। चुनाव में आप उसे ये पैमाने देखते हैं कि सरकार कैसी है। अब योगी जी जैसे है यूपी में, तो लोग कहते हैं कि अच्छी गवर्नेंस है, सेफ्टी है। तो ये सब पार्ट ऑफ गवर्नेंस ही आपको ध्यान रखना है, तभी आपको हर सेक्टर कवर करना है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, जितने भी जीएस के सारे चैप्टर हैं, जो जो सरकार कर रही है अलग अलग टाइम, उसमें सब में एग्जाम्पल होना चाहिए, तभी अब एआई उसमें आप डाल पाएंगे, जितना हमने करा है अब तक सारा। ठीक है, उसमें फिर आप एआई का यूज देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो लिखो एआई कैन ट्रैक डाउन क्रिमिनल्स। राइट, इसमें यूजिंग द डाटा फ्रॉम द criminals, इसमें लिखो using the data from CCTV cameras, using the data from CCTV cameras, comma AI tools, using the data from the CCTV cameras, AI tools like face recognition can be used to track down, face recognition can be used to track down goons and criminals, can be used to track down goons and criminals. Next, adoption of AI can reduce energy losses. Adoption of AI can use energy losses. तो आप सोचो, इतने सारे अगर वो होगा, तो आने वाले टाइम में सरकारी जो पुलिस में दरोगा की भर्तियां होती हैं, या कांस्टेबल की होती हैं, ये सब सब बहुत मतलब बहुत ही कम हो जाएंगी, क्योंकि एआई का टेक्नोलॉजी है, बहुत तेजी से आ रहा है, अभी हमें पता नहीं चल रहा फीड नहीं हो रहा, लेकिन काफी तेज से आ रहा है। राइट, एडॉप्शन ऑफ एआई कैन रिड्यूस एनर्जी लॉसेस बाय यूजिंग एआई, renewable energy generators, by using AI, renewable energy generators
can better predict grid load management. Renewable energy generators can better predict grid load management and increase their efficiencies. Can better predict grid load management and increase their efficiencies. Grid load management and increase their efficiencies. Full stop. This would ultimately make the adoption of renewables cost effective. This would make adoption of renewables cost effective. Can make the adoption of renewable cost effective. देखो इसमें लास्ट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाया एआई, digital transformation via AI can help governments become more responsive. Digital transformation via AI can help governments become more responsive to emerging trends. Digital transformation via AI can help governments become more responsive to emerging trends and incorporate trends to emerging trends and incorporate AI solutions and incorporate AI solutions accordingly and incorporate AI solutions accordingly. ठीक है, तो ये अब आपका सारा हो गया है। हमने आपको रिकमेंडेशन ही बता दी है और ये सब इसमें एआई का यूज कैसे होगा, तो छोटा सा कंक्लूजन लिख लो एक। इन ई गवर्नेंस इन इंडिया, e-governance in India has made significant progress. E-governance in India has made significant progress in recent years. E-governance in India has made significant progress in recent years. But there are still challenges. But there are still challenges that need to be addressed. But there are still challenges that need to be addressed. But there are still challenges that need to be addressed. Full stop. The government must continue. The government must continue to invest. The government must continue to invest in digital infrastructure. The government must continue to invest in digital infrastructure, comma, promote digital literacy. The government must continue to invest in digital infrastructure, comma, promote digital literacy, and promote interoperability between different e-governance systems. The government must continue to invest in digital infrastructure, comma, promote digital literacy, and promote interoperability between different e-governance systems. Full stop. By doing so, India can fully realize. By doing so, India can fully realize the potential of. By doing so, India can fully realize the potential of e-governance and transform its governance system. To better serve its citizens. And transform its governance system to better serve its citizens. ठीक है, तो ई गवर्नेंस का आपका ये यहाँ पे पूरा ओवर हो गया। हमने इसमें आपको सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन स्मार्ट वे फॉरवर्ड जो उसमें से सब लिखवाया है, ठीक है, उसे आप ध्यान रखें। और मॉडल जो कराए सारे, ठीक है, क्रिटिकल फ्लो मॉडल और कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, ठीक है, वाइडर डिसेमिनेशन मॉडल,
वो सब ध्यान रखें। ठीक है, तो अब इसमें आपका, तो हमने ई गवर्नेंस वर्सेस गवर्नमेंट, ये गवर्नेंस वर्सेस गवर्नमेंट एक तो हमने दिखा बता दिया आपको। अब गुड गवर्नेंस क्या होता है, ये गुड गवर्नेंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड गवर्नेंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब ध्यान रखें। उसका फिगर जो आपको बनाया था डायग्राम, वो ध्यान रखें, ठीक है, ये वाला ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ। उसका हमने आपको बताया था बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस, बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस। फिर ग्लोबल लेवल पे आपको एक बताया था, ग्लोबल लेवल पर गवर्नेंस, ये ग्लोबल लेवल पे आपको बताया था गवर्नेंस। ठीक है, क्या बताया था उसमें हमने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ग्लोबल लेवल पे गवर्नेंस का बात जब हमने करी थी कैसे। उसका इंडिया एंड, गवर्नेंस में, इसमें हमने बात की थी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की, कैसे मेंटेन हो रही है। ठीक है भाई, इंडिया एंड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन हो रही है, ठीक है, इसकी बात कही थी हमने। तो पहले ट्रांसपेरेंसी आती है कि अकाउंटेबिलिटी आती है, मैडम बताओ, उससे क्या होगा। सही बात है, ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, क्या मिल रहा है इससे करके। ये भी हंसते होंगे घर जाके, और अपने दोस्तों से कहते होंगे फोन पे कि एक डैश डैश आता है क्लास में। इंडिया एंड गवर्नेंस, ठीक है, कैसे, कैग, ठीक है, सीएजी होता है आपका एक, क्या हो गया पीछे, सीवीसी, ठीक है, कैग होता है, सीवीसी होता है आपका, ये सब क्या अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स है, ठीक है, जो हम रखते हैं इंडिया के केस में। हमने आपको यहाँ पे कैग पता है कैसे करता है, कैग ऑडिट के थ्रू, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमिटीज हैं आपकी, फाइनेंशियल कमिटीज है, एस्टिमेट्स कमेटी है, वो सब ऐसे स्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया ट्रांसपेरेंसी अकाउंट, ठीक है, फिर हम आ गए थे ई गवर्नेंस पे। ठीक है, ई गवर्नेंस में बताया आपको, ई का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद हमने आपको बताया मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आप सोसाइटी पे करेंगे, ठीक है, एथिक्स में भी कर सकते हैं कि किस तरह से अगर आपको कुछ यूज करना है, डीएम को इस्तेमाल करना है, वहां पे गवर्नेंस इंप्रूव करनी है हमें, ठीक है, जिले में, तो वाइडर डिसएमिनेशन मॉडल जैसे है आपका, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। फिर मैंने आपको इसमें बताया था मेटावर्स या मेटा गवर्नेंस की बात करी थी, मेटा गवर्नेंस की मोदी जी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं और वो आपके सामने बैठे हैं समक्ष, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, आपको लगा है यहीं बैठे हैं सामने, क्योंकि वो किस में होगा, 3D में, एआई का जब यूज करेंगे गवर्नेंस में, अगर आने वाले टाइम में ऐसा होता है। मेटा कमेटी, मेटा रूम की बात बताइए आपको, जहाँ पे मुख्यमंत्री मीट करेंगे आपस में, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे उस मॉडल के थ्रू, कैसे स्टेट्स में, जैसे केरला में क्यों इतने इंडिकेटर्स अच्छे हैं हेल्थ के, एजुकेशन के, तो वो मेटा रूम में बैठकर ये बात कर सकते हैं थ्रू कंपैरेटिव मॉडल, ठीक है। क्रिटिकल फ्लो के बारे में भी आपको हमने बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि यूज कर सकता है वो लिख के मॉडल का नाम, ये आपको सीखना है। उसके हमने आपको बताया डिजिटल इंडिया का ही बताया था, डिफरेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। उसके हमने आपको बताया ये ई गवर्नेंस के, जो आपका टॉपिक भी है, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने आपको एआरसी जो रिकमेंडेशन लिखे हैं, वो तो आपको रट लो उसको घोट के, क्योंकि वो लिख के होगा तो नंबर बहुत मिलेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप बताया है सारा, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, वो सब ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपके सब टॉपिक्स हो गए, यहाँ तक किसी को पूछना तो पूछे।
यहाँ तक आपको दिक्कत है, अभी भी गवर्नेंस नहीं समझ आ रहा तो अभी पूछ लो, अभी भी समझा देंगे। किसी को नहीं आता है गवर्नेंस का ही मतलब क्या है, या ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? ठीक है, मुझे पता चला शायद कोई ई गवर्नेंस, अभी गवर्नेंस में गवर्नेंस ही समझ नहीं आया थोड़ा, तो अगर आपको पूछना है तो पूछ लें अभी भी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिटीजन चार्टर। ये आपका मेन वो ही चल रहा है आगे, सिटीजन चार्टर। सिलेबस चेक करते रहेंगे, सिलेबस के हिसाब से पता होना चाहिए आपको, लेकिन उससे पहले थोड़े से क्वेश्चन लिख लो जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर जिसका मन है तो। एक कुछ क्वेश्चन लिख लो इससे पहले। देखो, ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ ई गवर्नेंस कॉमा एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस, ई गवर्नेंस कॉमा एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस has ushered in effectiveness. E-governance as a critical tool of governance has ushered in effectiveness, comma transparency, effectiveness, comma transparency, and accountability. E-governance as a critical tool of governance has ushered in effectiveness, comma transparency, and accountability in governments. Full stop. What inadequacies hamper the enhancement? What inadequacies hamper the enhancement of these features? What inadequacies hamper the enhancement of these features? Hamper the enhancement of, hamper the enhancement of these features, hamper the enhancement of these features. मैडम बताओ तीनों ये शब्दों का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। क्या क्वेश्चन का मतलब बताओ पहले क्या है? हाँ, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? हाँ, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, और हाँ, तो अब ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, इसको कैसे स्टार्ट कैसे करोगे आप कि व्हाट इनएडिक्वेसीज हैम्पर द एनहांसमेंट? क्वेश्चन आप पूछ क्या रहा है ये बताओ। ठीक है, और बताएं तो स्टार्ट कैसे करोगे आप इसको? हाँ। हम्म। फिर क्या करेंगे? हाँ भाई, और बताओ क्या करोगे इसमें और? मैडम, हाँ वो हो गई डेफिनेशन, उसके बाद क्या करोगे? सीधा लिमिटेशन पे आ जाओगे? हाँ मैडम। हाँ, समझ रहे हैं आप, जो स्टेटमेंट दिया उसको लेके चलेंगे ना साथ में। ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज अश्योर्ड इन इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आपको पहले सब हेडिंग देनी पड़ेगी ई गवर्नेंस डिफाइन करने के बाद, कि हाउ ई गवर्नेंस हैज लेड टू इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी साथ साथ। कुछ बच्चों को ये रहता है वो इफेक्टिवनेस अलग लिखेंगे, फिर भी लिखेंगे ट्रांसपेरेंसी अलग, अकाउंटेबिलिटी अलग। उसमें क्या होगा, आप फंस जाओगे, क्योंकि लंबा आंसर भी हो जाएगा और रिपीटेशन ज्यादा हो जाएगा। तो आप एक साथ कर सकते हैं इस पॉइंट को इंट्रोडक्शन के बाद, कि ई गवर्नेंस हैज अश्योर्ड इन इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके किस तरह से उसने करा और उसके एग्जांपल्स देने हैं आपको, ये कुछ डाटा दे सकते हैं कैसे एफिशिएंट इफेक्टिवनेस आई है। इन तीनों पे टिके रहना है और किसी तरफ नहीं जाएंगे अभी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद आप देखेंगे जो मेन पार्ट है आंसर का, ये भी थोड़ा सा ही लिखेंगे इसको, जो
कैसे इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है ये। फिर आप लिखेंगे, अलग से सब हेडिंग देंगे, इनएडिक्वेसीज दैट हैम्पर द एनहांसमेंट। अब ये क्वेश्चन है कि एनहांस करना है, इसका मतलब फीचर्स है प्रेजेंट पहले से गवर्नेंस में। क्वेश्चन को बहुत, क्योंकि हर वर्ड का मतलब है, क्वेश्चन ने बोला है कि एनहांस करना है अब हमें, तो कैसे हम एनहांस कैसे करेंगे, तो ये अब आपको लिखना है उसमें, ठीक है ना। हाउ यू विल एनहांस द फीचर्स ऑफ इफेक्टिवनेस, ये इनएडिक्वेसीज जो इनके हैम्पर करिए एनहांसमेंट में, वो क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। कुछ लेवल तक तो हम अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन इनएडिक्वेसीज भी हैं जो हम एनहांस नहीं कर पा रहे और अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस में इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर आप लिखेंगे कुछ वे फॉरवर्ड, इनएडिक्वेसी बताने के बाद भी आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि सजेशंस दें आप, कि हम कैसे अब इंप्रूव करेंगे, और आप समझ रहे हैं। फिर आप लिखेंगे उसमें कंक्लूजन, 2 लाइन या सिर्फ वे फॉरवर्ड से भी एंड कर सकते हैं। तो ये आपका 2023 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है ये, ई गवर्नेंस में कैसे एनहांस करेंगे टूल को। और जब भी आता है कहीं भी इनएडिक्वेसीज पे क्वेश्चन आता है, तो आपको वे फॉरवर्ड देना कंपलसरी है। नहीं दोगे वे फॉरवर्ड कि मैं कैसे इंप्रूव करूंगी इन एडिक्वेसी या करूंगा, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको देना। आपने गलत खामियां तो बता दी ना कि आप में खामियां हैं, तो टीचर खामियां बताया था, फिर कहता बेटा ऐसे करो इंप्रूव हो, तो वो आपको देना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली कह रहा है व्हाट इनएडिक्वेसीज हैम्पर द एनहांसमेंट ऑफ दीज फीचर्स। मतलब एनहांस करने में क्या दिक्कतें हैं, फिर आपको बताना है कि इन दिक्कतों को ओवरकम भी कैसे कर सकते हैं। और फिर आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो ये 15 नंबर का है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2022 का, टू व्हाट एक्सटेंट, to what extent in your opinion, to what extent in your opinion has the decentralization of power, to what extent in your opinion has the decentralization of power in India, has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? In to what extent in your opinion has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? ठीक है, शायद 10 नंबर का मार्क्स नहीं एलोकेटेड मैंने लिखे इसमें, 10 का होगा ये जहां तक है। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन, ठीक है, तो आपका मत पूछा है। हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप इन द ग्रास, चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। तो इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, बस आंसर, कंटेंट तो बात की बातें करते रहेंगे, आपको पहले ये बॉडी, पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आंसर का। इसमें स्टार्ट कैसे करोगे आप आंसर को, किस मतलब कैसे स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? हाँ ना, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे पहले, क्या करेगा, क्यों करेंगे? तो क्वेश्चन में तो गवर्नेंस क्यों नहीं पूछा है, और बताओ मैडम। नहीं, बड़ा टर्म ज्यादा कौन सा है, डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा बड़ा टर्म है कि गवर्नेंस ज्यादा बड़ा टर्म है? ये आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि बड़ा टर्म जो होता है उसको थोड़ा डिफाइन करने की तरफ जाते हैं, वो तो बाकी तो हम इस्तेमाल करेंगे ही, वो तो आपके सेकंड पार्ट में आ जाएगा। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप? तो गवर्नेंस का लैंडस्केप तो बहुत बड़ा है, उसमें हमने डिसेंट्रलाइजेशन लेके आए हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको स्टार्ट करेंगे गवर्नेंस से, फिर आप सब हेडिंग में डालेंगे कि हाउ ये कि डिसेंट्रलाइजेशन हैज चेंज द लैंडस्केप, गवर्नेंस का लैंडस्केप एट द ग्रासरूट। ग्रासरूट का मतलब क्या है? बॉटम क्या है? हाँ, लोकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आप समझ रहे हैं लोकल गवर्नेंस में कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ने कैसे लैंडस्केप चेंज करा है आपका लोकल लेवल पे जाकर। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं लोकल गवर्नेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो ब्रॉड टॉपिक बन जाएगा जो ग्रासरूट लैंडस्केप एट गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रासरूट इज आल्सो इक्वल टू लोकल गवर्नेंस, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन ने कैसे सहायता करी है, ठीक है। हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ओपिनियन देना है इसमें, टू व्हाट एक्सटेंट। तो आपको ओपिनियन में क्या दोगे, दोनों बातें कर सकते हैं आप, ठीक है। उसमें फॉर में भी करेंगे, थोड़ा आर्ग्यूमेंट देंगे फॉर में भी, और उसके कि कितना तो अच्छा हुआ है और कितना भी और होना बाकी है, ठीक है। दोनों बातें करेंगे आप इस वाले क्वेश्चन में। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉडर टर्म कौन सा होता है, उससे पहले लेके चलेंगे इंट्रोडक्शन में। और डिसेंट्रलाइजेशन में आप इसमें हमने आपको बताया सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल की बात कर सकते हो आप, कि भी सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल पूरी तरह से हो नहीं पाया है, या जब आप
अदर साइड की बात करेंगे तो ये कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर्स आर रिलक्टेंट टू डिवॉल्व द पावर्स टू द ये लोकल लेवल पर या लोकल गवर्नमेंट्स को। ठीक है, वो सारे भी पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। तो ये आप इस तरह से इसको एड्रेस करेंगे, ब्रॉडर टर्म है इसका गवर्नेंस वाला। नेक्स्ट देखो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज डिजिटल इलिटरेसी। अब ये वाला आप तभी कर पाओगे 2022 वाला क्वेश्चन जब आप इकोनॉमी में आप ये पॉलिटी वाले से आप कंसेप्ट क्लियर हो, आपका पंचायत और ये अर्बन लोकल बॉडीज की डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे होता है वो वहां से आप उठाएंगे। ठीक है, मतलब किस तरह से आपको कहाँ कहाँ स्टेट लेजिस्लेचर रिलक्टेंट रहती हैं और कहाँ कहाँ हमें एम्पावर करने की जरूरत है पंचायत को, ठीक है, या अर्बन लोकल बॉडीज को। तो ये थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन भी है, राइट। हैज डिजिटल इलिटरेसी पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, हैज डिजिटल इलिटरेसी particularly in rural areas, coupled with lack of ICT. Digital illiteracy, particularly in rural areas, coupled with lack of information and communication technology accessibility, hindered socio-economic development. Has digital illiteracy, particularly in rural areas, coupled with lack of information and communication technology accessibility, hindered socio-economic development? Question mark. Examine with justification. Examine with justification. Has digital literacy, particularly in rural areas, coupled with lack of information and communication technology accessibility, hindered socio-economic development? क्वेश्चन मार्क। एग्जामिन विद जस्टिफिकेशन, मतलब आपको इसमें एग्जाम्पल देते हैं। एग्जामिन मतलब दोनों पहलू देने हैं आपको, कि कुछ हद तक तो डिजिटल लिटरेसी का है मुद्दा और कुछ हद तक हमने इंप्रूव कर पाए हैं, दोनों बातें करनी है इसमें। अब इसमें कैसे करोगे स्टार्ट? पहले आपको यही पता होना चाहिए व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हम्म, हाँ, तो कैसे आप इसको क्या वो करोगे? कैसे एड्रेस करोगे, स्टार्ट कैसे करेंगे इसको? जैसे। हम्म। और अभी कह रहा लैक ऑफ आईसीसी आईसीटी एसेसिबिलिटी और डिजिटल इलिटरेसी, इनमें दोनों में क्या फर्क है? मतलब अलग अलग है कि एक ही बात है ये? ठीक है, डिजिटल इलिटरेसी का मतलब क्या हुआ? एक होता है इलिटरेट होना कि कम पढ़ा लिखा है, मतलब अनपढ़ है, और एक होता है डिजिटली इलिटरेट होना। हमने आपको चैलेंज में भी लिखवाया, ये एक चैलेंज है हमारा। डिजिटल इलिटरेट मतलब उसे यूज नहीं करना आता, इसी ये कंप्यूटर हो गया, मोबाइल स्मार्टफोन हो गया, एंड्रॉइड वाले फोन हो गए, या लैपटॉप चलाना नहीं आ रहा है, मतलब उसे डिजिटली अवेयर नहीं है वो, ठीक है, लिटरेट है। और एक्सेसिबिलिटी ऑफ आईसीटी अलग चीज है। एक्सेसिबल मतलब जैसे सपोज आप कॉमन सर्विस सेंटर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप जाके उन्हें यूज करें। जैसे हमने आपको यहाँ ही बताया था ना, उसमें जब हम पढ़ाई थी गवर्नमेंट में 3A का बहुत ज्यादा उपयोग है। 3A क्या होते हैं? एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने बात कही थी ना, आईसीटी का बड़ा मुद्दा रहता है दूरगामी स्थानों में। अब क्योंकि आपको स्टेटमेंट है, इसमें आपको जस्टिफिकेशन भी देना है, तो आप स्कीम के थ्रू दे सकते हैं या कोई केस स्टडी के साथ, कि भाई देखो अभी भी वहाँ पे इलिटरेसी है और एक्सेसिबिलिटी का इशू है, जिसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, और अगर कहीं हुआ है तो आप उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको सोचना पड़ेगा इसमें। और क्वेश्चन देखो 2020 का, द इमरजेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज इनिशिएटेड, the emergence of fourth industrial revolution has initiated, fourth industrial revolution, the emergence of fourth industrial revolution has initiated e-governance as an integral part of government. The emergence of fourth industrial revolution has initiated e-governance as an integral part of government. ये स्टेटमेंट है इनवर्टेड कॉमा, इसको डिस्कस करना है आपको। The emergence of fourth industrial revolution has initiated e-governance as an integral part of government. Discuss.
2020 में आया था ये। भैया देखो, आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बड़े ब्रॉड क्वेश्चन आते हैं, उसमें GS 1 का भी ज्ञान चाहिए, GS 2 का भी ज्ञान चाहिए, GS 3 का भी ज्ञान चाहिए होता है। ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन से काम बनाना पड़ेगा। सिर्फ एक टॉपिक के बस के आप नहीं, आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा। और इसके साथ आपको डाटा, जैसे ये कह रही है कि कैसे हिंडर करा है, हैज, ये जो हमने आपको पहला क्वेश्चन हुआ, इसमें डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं आपको डाटा आपको मिला है लेटेस्ट, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं कि देखो इस तरह से है। लेकिन हम इसमें सरकार प्रयास भी कर रही है कि कैसे इसको ओवरकम करा जाए, वो बताना पड़ेगा अपने ओपिनियन में आपको। ठीक है, दोनों पहलू रखने, एग्जाम में जहां भी आता है आपको दोनों पहलू रखने होते हैं। ठीक है, कहाँ खामियां हैं और कहाँ पे इंप्रूवमेंट भी हो रहा है और कैसे उसे और बढ़िया कर सकते हैं, यही बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर पूरा आंसर करना है, कंटेंट तो बाद में डालेंगे, पहले आपको क्वेश्चन ही समझ आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से टर्म को हमें इंट्रोडक्शन में उठाना है, कौन से को नहीं उठाना है, ये सब बहुत मैटर करता है। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन वाला क्वेश्चन और ये जो गवर्नेंस वाला है, ये बेस्ट एग्जांपल है अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। क्योंकि गवर्नेंस इज अ बिगर पिक्चर देन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तो गवर्नेंस का एक पार्ट है, तो डिसेंट्रलाइजेशन बाद में उठाएंगे, पहले आप गवर्नेंस को लेकर चलेंगे। उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन हमें सहायता कर रहे हैं गवर्नेंस ग्रास रूट तक पहुंचाने, मतलब ग्रास रूट पे इफेक्टिव बनाने के लिए। तो ये सब आपको थोड़ा ये सब पे पहले समझ आना चाहिए, कंटेंट तो आप बाद में बिल्डअप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, implementation of ICT based projects programs. Implementation of ICT based information and communication technology based programs oblique projects usually suffer in terms of certain vital factors. Implementation of information and communication technology based projects oblique program usually suffer in terms of certain vital factors. Implementation of ICT, implementation of implementation of ICT based projects oblique program usually suffers in terms of certain vital factors. Full stop. Identify these factors. Identify these factors and suggest measures for their effective implementation. Implementation of ICT based projects oblique program usually suffer in terms of certain vital factors. ये कुछ vital factors होते हैं जिसकी वजह से suffer करते हैं ये. Identify these factors and suggest ways for their effective implementation. And suggest ways for their effective implementation. अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, को 2019 में आया ये और 2023 में जो आया है, इसमें काफी कुछ आप पॉइंट्स आप सिमिलर उठा सकते हैं, बस सिमिलैरिटी है काफी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन रहता है अदर फॉर्म में। तो अगर आप देखो 2023 का डेफिशिएंसीज की बात करें ना, इनएडिक्वेसीज कैसे असर करेंगे ई गवर्नेंस में, और यहाँ उसने पूछ लिया कि आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट प्रोग्राम सफर इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वाइटल फैक्टर्स। ठीक है, व्हाट आर दीज फैक्टर्स, आइडेंटिफाई करो उसको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताओगे, कैसे स्टार्ट करोगे 2019 वाला? Implementation of ICT based projects programs usually suffer in terms of certain vital factors. Implement कर रहे हैं, तो implement करने में किसका इंटरफेस हो रहा है, गवर्नमेंट और सिटीजन्स का। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे उस चैनल में इनएडिक्वेसीज, कैसे आप एड्रेस कैसे करोगे? नेगेटिव क्यों कहेंगे पहले तो? हाँ, इंट्रो में क्या लिखोगे? इंट्रो में क्या किस क्या बताएंगे? नहीं, इंट्रोडक्शन में सीधा चैलेंजेस थोड़ी बता दोगे। प्रोग्राम के नहीं, सीधा ई गवर्नेंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी बेस्ड प्रोग्राम का मतलब ही है ई गवर्नेंस। उसने लाइन बढ़ा के बोल दी ना ई गवर्नेंस लिखने की बजाय। ठीक है, वो ऐसे भी लिख सकता था ना, ई गवर्नेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स यूजुअली सफर इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वाइटल फैक्टर्स, या ई गवर्नेंस इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन वाइटल फैक्टर्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो आपको स्टार्ट करना है ई गवर्नेंस से डिफाइन करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि सफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वाइटल फैक्टर। सफर कैसे कर रहा है वाइटल फैक्टर, दोनों तरह से इस्तेमाल वो कर सकते हैं। एक तो पॉलिसी लेवल पे आप इसे डिफाइन कर सकते हो थीम बेस्ड बात करके, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डिफाइन कर सकते हो थीम बेस्ड बना के, फिर आप इसे सिटीजन लेवल पे डिफाइन कर सकते हो थीम बनाकर। उसमें सिटीजन की तरफ से क्या क्या दिक्कतें रहती है, वही सारी डिजिटल लिटरेसी, इलिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, एक्सेसिबिलिटी, ये सब दिक्कत आती है ना इम्प्लीमेंटेशन में। मतलब लोगों को इंटरफेस हो रहा है ना इम्प्लीमेंट करने में। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं इफेक्टिवनेस का दिक्कत आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी मेकिंग में क्या दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो ये सब आप लिख सकते हैं। बजट का इशू रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में बजटरी कॉस्ट। ठीक है, एक्सपर्टीज का दिक्कत रहता है, फिर सिटीजन लेवल पे लिख सकते हैं इस तरह से दिक्कत है, तो ऐसे इसको बाइफरकेट करके लिख सकते हैं इसमें।
ऐसे नहीं स्टार्ट कर देंगे कि सीधा बस वाइटल फैक्टर्स ये है, डेफिशिएंसी सीधा 1 2 3 4 किसके किस। अब जैसे घर में दिक्कत आती है कि हमारे यहाँ दिक्कत है, तो मम्मी की अलग दिक्कत है ना, मम्मी प्रॉब्लम ऐसे लिखते हैं, पापा प्रॉब्लम, ठीक है, फिर आपका ब्रदर है प्रॉब्लम, सिस्टर प्रॉब्लम, ऐसे डिफाइन करते हैं, सबके सेंट्रिक प्रॉब्लम्स है। तो कभी भी जब इम्प्लीमेंटेशन की बात है, मैडम समझ लो, हंसो मत इसको आप, ये सब फिर आपको कोई नहीं बताता ये सब, फिर ठीक है ना, फर्जी, या तो यूट्यूब पे फिर ढूंढते फिरोगे। नंबर आपको आंसर राइटिंग के मिलेंगे, आप तैयारी कितने पढ़ते रहो जीवन भर, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। नंबर आपको आंसर कैसे लिखते हो आप, कितना आपका कंटेंट है उसी में मिलेंगे, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो आप क्वेश्चन को। अभी आपको हवा लग रहा है ना, अभी तो बच्चे सोचते हैं प्रीलिम्स निकल जाए हमारा, तो हम उसी में मम्मी पापा अगरबत्ती दिखा देंगे, बस खुश हो जाएंगे। वो बेचारों को ये नहीं पता प्रीलिम लिख के तो कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बना रहा बस, जब क्योंकि मेंस तो आता ही नहीं, वहां वैसे ही फेल होना है पता है। आप समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा मेंस का जरूरी है बताना ये सब, सिलेबस करना अलग बात है, तभी आप अपने सिलेबस को उस तरह से पढ़ पाएंगे कि कैसे हमें करना है। वरना कहीं पता ही नहीं पाओगे आपकी लिमिट क्या है, स्कोप क्या है आपके सिलेबस का, कहाँ तक आपको लिखना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से मुझे लेके करनी है चीजें, लिखो। तो इसमें समझिए आप कैसे आपको वाइटल फैक्टर्स बताने हैं, तो अलग अलग लेवल्स पे आप डिफाइन कर सकते हो, इसे बोलते हैं थीम बेस्ड आंसर राइटिंग करना। ऐसे ही पॉइंट लिखते लिखते कुछ नहीं, हमने काफी चीज आपको पॉइंट में भी लिखा है, उसको आपको थीम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दिक्कतें किस किस लेवल्स पे हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे दिक्कतें हैं। सरकार की तरफ से ई गवर्नेंस में बहुत सारी दिक्कतें हैं, सरकार के लेवल पे जो पॉलिटिशियंस हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट के लेवल पे बहुत दिक्कतें हैं, और फिर आपका सिटीजन लेवल पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। सिटीजन को समझने में ये सब दिक्कतें हैं, तो तीन पे आप इसे पैरामीटर्स पे डिफाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। प्रोजेक्ट में जो खामियां है वो किस लेवल पे हम डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में होता है वो, जो प्रोजेक्ट ग्राउंड पे आ रहा है, ठीक है। ये सब देखो आइडेंटिफाई, और जब सजेस्ट करोगे मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो इसको आप जरूरी नहीं अलग से हेडिंग लिखो। इसका खुला हुआ ही है, ये आशा नायक आपका ये खुला है स्पीकर, इसे बंद करो। जब आप सजेस्ट करोगे इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके साथ ही आप लिख सकते हो कि देखो भैया सिटीजन लेवल पे ये दिक्कत है, और यहीं पे आप मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट लिख सकते हो फिर, या गवर्नमेंट लेवल पे दिक्कत है उसके साथ ही इसका लिख सकते हो, डायग्राम वगैरह जो आप कंटेंट होगा तभी इसमें ऐड कर पाओगे। लिखो 2018 का लिखो, ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट utilization of power of new technology. E-governance is not only about utilization of power of new technology, but also much about critical importance. E-governance is not only about utilization of power of new technology, but also much about critical importance of. E-governance is not only about utilization of power of new technology, but also much about critical importance of use value. यूज वैल्यू को इन्वर्टेड कॉम है, यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन फुल स्टॉप एक्सप्लेन। E-governance is not only about the utilization of power of new technology, but also about critical importance of the use value of information explain. ठीक है, सिर्फ इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का यूज करने से कोई फायदा नहीं कि हमने टेक्नोलॉजी एक्सेस कर लिया, यूज कर लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर लिया हमने, ठीक है, XYZ को टेक्नोलॉजी हमने एक्सेस कर ली, वो यूज वैल्यू क्या प्रदान कर रही है लोगों के लिए, वो सिटीजन सेंट्रिक पे हम कुछ दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे, इसको हमें समझाना है स्टेटमेंट को पूरा। तो आज स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि ई गवर्नेंस पहले डिफाइन कर सकते हो, वही इसमें सिंपल ई गवर्नेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस यूटिलाइजिंग पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फर्स्ट आपका बनेगी सब हेडिंग। सेकंड सब हेडिंग है कि कैसे हम यूज वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें से, उस इंफॉर्मेशन से, तब आप इसको समझा सकते हैं। ये नहीं कि एक साथ ही आपने शुरू कर दिया ऐसी, दो पार्ट में इसको डिवाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2017, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन स्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन स्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल। पब्लिक अकाउंट कमेटी कैसे स्टैब्लिश कर रही है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल, लोगों के समक्ष, ठीक है। 2017 एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, ठीक है। अभी भी जिसको नहीं आ रहा सीधा क्या करना है, क्वेश्चन उठाना, और अगर आपको और ज्यादा इसमें कंटेंट का है, अभी भी आप थोड़ा आपको देखना चाहते हो तो सीधा डालना यूट्यूब पे, मारना ठप मार देना क्लिक, ठीक है, आपको मिल जाएंगे उसके बहुत सारे कैसे अप्रोच करनी है, थोड़ा देखोगे तब पता चलेगा कि कंटेंट कैसे तैयार करना है आपको। नेक्स्ट 2016,
इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट, तो ये तो सिंपल है, डायरेक्ट ये लक्ष्मीकांत से उठा सकते हो इसमें कंटेंट कुछ कुछ। रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, रोल बताना है आपको, व्हाट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, और पहले तो यही डिफाइन करोगे पब्लिक अकाउंट कमेटी, और स्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। कैग का रोल बता सकते हैं इसमें, ये क्या क्या काम करते हैं पब्लिक अकाउंट, सिंपल सवाल है, रोल मतलब फंक्शंस क्या है उसके। और कैग कैसे स्टैब्लिश करता है, कैग का act as a philosopher and guide to public account committee। 2016 लिखो, effectiveness of government system at various levels, effectiveness of government systems at various levels, effectiveness of government system at various level and people's participation in governance system, effectiveness of government system at various levels and people's participation in governance system are interdependent, effectiveness of government at various levels and people's participation in governance system are interdependent, discuss their relationship in the context of India, discuss the relationship, जो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, discuss their relationship in context of India। ठीक है, तो ये सब आप, और भी क्वेश्चन है, ये गवर्नेंस सेंट्रिक क्वेश्चन थे तो हमने गवर्नेंस के उठाए हैं अभी, और गवर्नेंस का क्वेश्चन हर साल आ रहा है, 20 16 17 18 19 20 21 22 23। तो एक कुछ रिकमेंडेशन आप याद कर लो वे फॉरवर्ड के लिए, एआरसी सेकंड एआरसी हर में चेप सकते हो जाके, कॉन्टेक्स्ट में देख के वहां से उठाकर, फिर आप कुछ तैयार कर लो डायग्राम एक आधे, और एग्जाम्पल्स तैयार कर लो, कोई केस स्टडी आपको मिल रही है वो रेडी रखो जो आप यूज कर सकते हो, किसने ई गवर्नेंस का अच्छे से इस्तेमाल करा अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी अशर करने के लिए। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स ध्यान कुछ बना के रखो, फिर आप अपने कंटेंट पे काम कर सकते हो। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर क्या होता है बताओ थोड़ा सा। सिटीजन चार्टर बताएं, हाँ मैडम। हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, और किसके बीच का इंटरफेस है सिटीजन चार्टर, गवर्नमेंट और सिटीजन का। तो कहाँ दिखता है आपको सिटीजन चार्टर, कहाँ देखते हो आप, सर साइट पे मिलती है, और ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी जाते हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स में जाके देखते हैं आप सिटीजन चार्टर, ठीक है, सरकारी अस्पताल में लिखा रहता है ना बड़ा सा, ये सुविधा हम प्रोवाइड करेंगे, पैमाने पे आपको मिलेगी सुविधा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरह से ये किस तरह का मैकेनिज्म, ये फिर से अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करता है ये। ठीक है, अगर सर्विस नहीं मिल पा रही है आपको स्टैंडर्ड, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो उस पर्टिकुलर संस्था को, और अगर संस्था भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है पाती, तो उसका फिर क्या होता है, वो छीछा लीदर होती है उसकी, ठीक है, कि इन्होंने वादा ये करा था, वादा खिलाफी कर दी, अब कहते तो ये लिखा हुआ है और ये दे तो रहे नहीं हमें सर्विसेज। तो सिटीजन चार्टर किसको ये, इसके अंदर भी क्या है, सिटीजन सेंट्रिसिटी है आपका, ठीक है, सिटीजन के प्रति समर्पित है ऑर्गेनाइजेशन, और सिटीजन के प्रति समर्पित कैसे होगी, जो वो सेवाएं प्रोवाइड करेगी उसका एक पैमाना होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उस पैमाने पे अगर वो नहीं खरे उतरते तो वो अपना रिवाइज करते हैं फिर चार्टर को, या लोगों से जो फीडबैक लेते हैं तो उसको फिर चार्टर को रिवाइज करके फिर उसको बोलते हैं जी अब देखो अब हम ये लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ खामियां थी तो लोगों ने एक तरह से उनको फीडबैक दिया, फिर वो अपने स्टैंडर्ड्स को और अच्छा करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से है, क्या स्टैब्लिश होता है इससे, फीचर्स ऑफ जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है किसमें, गुड गवर्नेंस की, वो सब इसमें आ जाएंगे। रिस्पॉन्सिवनेस बहुत तगड़ी स्टैब्लिश होती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इट्स पीपल, या जो पीपल को सर्व करिए सिटीजन को, गवर्नमेंट की सिटीजन के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, रिलायबिलिटी, कब रिलायबल, सरकार बोलते हैं ना हम तो रिलायबल है, या सिटीजन क्यों रिलाय करेंगे पर्टिकुलर संस्था पे, क्यों विश्वास करेंगे, ट्रस्ट डेवलप होता है इससे सिटीजन चार्टर से। ठीक है, एथिक्स में पढ़ रहा हूँ सिटीजन चार्टर, वहां भी आता ही है। ठीक है, सिटीजन चार्टर एक तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म का एक जरिया है, क्यों कोई विश्वास करेगा आप पे, आपने लिख दिया है सामने सर्विसेज दे रही है, तभी आप देखना भीड़ की भीड़ कब आती है, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो विश्वास जाता है लोगों के बीच, वो कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, उस संस्था में जाओ, सरकार अच्छा काम कर रही है, क्यों विश्वास बढ़ता है आपका, क्योंकि जो सिटीजन चार्टर में जो वादे करे उन्होंने वो सब उन वादे पे खड़े उतरती है, कौन, सरकार हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट की भी अगर एनी ऑर्गेनाइजेशन उसका सिटीजन चार्टर है, कोई बड़ी संस्था इंटरनेशनल लेवल की उसका सिटीजन चार्टर होगा, ठीक है, या नेशनल लेवल की कोई संस्था है, सिटीजन चार्टर बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले सिटीजन चार्टर का जो सूत्र था वो कहाँ से था, या जो निकल के आया, ये यूके से निकल के आया है। ठीक है, कि सिटीजन सेंट्रिक
गवर्नेंस देना बहुत जरूरी है। क्यों पढ़ रहे हो गवर्नेंस में ये? क्योंकि ये सिटीजन चार्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नेंस। और जितना आप पढ़ते आ रहे हैं ये सब, रिस्पॉन्सिवनेस और इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये सब को बिल्ड करने में सिटीजन चार्टर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर सिटीजन चार्टर ना हो तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि संस्था कर क्या रही है, क्या सेवाएं प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और सेवा जब दे रही है तब आप उस पर दिक्कत आती है तो आप उस पर जाके मतलब एक तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रहते हैं, आप देखते हो ना, लिखा रहता है जब जाते हैं बड़ी बड़ी संस्था में, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ग्रीवांस ऑफिसर का ये राइट्स इशू का ये नंबर फलाना। अभी मैं दिखा दूंगा इसमें एक वो सैंपल सिटीजन चार्टर, और उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका है सिटीजन चार्टर, एक सैंपल देख लो। ठीक है, तो ये आपका एक सैंपल सिटीजन चार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का है, गोवा का है सॉरी। ठीक, डायरेक्टरेट ऑफ गोवा। तो ये देखो ये क्या कह रहे हैं, सर्विसेज रेंडर्ड, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इंडिकेटेड टाइमलाइन रहती है, इंचार्ज डीलिंग हैंड श्री सुभाष गौकर, रिसर्च असिस्टेंट, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इससे आपको सेवाएं प्रोवाइड करते हैं कि इस तरह से रहेगा। उसका इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम ऑफ डायरेक्टर मनोहर पारिकर स्कीम, ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स, इंडिकेटिव टाइमिंग फॉर सैंक्शनिंग कितना रहेगा, 90 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका इंटरव्यू, एक्सपर्ट कमेटी। इंचार्ज डीलिंग कौन होता है, हर देख जगह देखेंगे आप, जाएंगे किस संस्था में। तो सिटीजन चार्टर में लिखवाऊंगा अभी कैसे सिटीजन चार्टर बनता कैसे, उसका जो एक फॉर्मेट होगा वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी, उसका ये देखो इसमें लिखा है फी वेवर फॉर SC/ST परसुइंग हायर एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट, बर्सरी स्कीम गोवा की है, सब स्कीमों के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, एक हमने आपको दिखा दिया। उसके बाद नीचे जाएंगे, न्यू इनिशिएटिव्स अंडरटेकन टू बेनिफिट द स्टूडेंट, तो उसके बारे में बताते हैं ये। ठीक है, जब आप देखेंगे मेंटरिंग प्रोग्राम्स के बारे में, कैटेगरीज, रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, आपको सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर आप नीचे आएंगे और अब देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपको प्रोवाइड सूचना, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है उस पर्टिकुलर, तो आप यहाँ जा सकते हैं, ITI फाइल कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, नेम डेजिग्नेशन फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी, पब्लिक PIO जिसके पास आप जा सकते हो, टेलीफोन नंबर भी है ये संस्था का। इससे क्या होगा, आपको विश्वास बढ़ता है इन सब चीजें जब रहती हैं, तो ये क्या ट्रांसपेरेंसी है ना, ये आपके पास अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, आप फिर इन पे या याचिका दायर करके या अपनी जो क्वेरी है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन पे नंबर डायल कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं। PIO अकाउंट्स, रिड्रेसल ग्रीवांसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, ये सब भी रहता है आपको, टेलीफोन। ठीक है, मेंबर मेंबर कौन कौन है ये पूरा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर, विजिलेंस ऑफिसर, सबकी सूचना रहेगी इसमें। तो ये होता है सिटीजन चार्टर का एक ढांचा आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद स्टेट नोडल ऑफिसर, यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर, ट्राइबल सब प्लान। ठीक है, तो इस तरह से रहता है, अभी और भी बनवाएंगे हम आपको और भी दिखा देंगे। तो इसमें लिखो आप सिटीजन चार्टर। राइट, a citizen the citizen charter is an instrument, the citizen charter is an instrument which seeks to make an organization transparent, accountable and citizen friendly, which seeks to make an organization transparent, accountable and citizen friendly। ठीक है, सिटीजन सेंट्रिसिटी कह लो या सिटीजन सेंट्रिसिटी, सिटीजन फ्रेंडली, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ये सब एक ही है। तो सिटीजन चार्टर ज्यादा ज्यादा बड़ा टर्म है, गवर्नेंस ज्यादा बड़ा टर्म है? हाँ भाई, क्यों, कैसे आ रहा? हाँ मैडम, सिटीजन चार्टर बड़ा टर्म है इधर आगे, या गवर्नेंस बड़ा टर्म है? क्यों? हाँ मैडम, इधर सिटीजन चार्टर बड़ा टर्म है, गवर्नेंस।
मैडम कुछ तो बोलो, कैसे काम चलेगा फिर? तभी तो समझ आएगा ना कि हमें आपको आ रहा है समझ। थोड़ा बोलोगे तभी फायदा होगा। हाँ भाई, सिटीजन चार्टर पढ़ा है, गवर्नेंस? बता भाई। क्यों? मैडम बताना, पीछे सिटीजन चार्टर पढ़ा है, गवर्नेंस है? क्यों? हम्म। हाँ तो बड़ा कौन हुआ? हाँ भाई, नीलम सिंह को आ रही है आवाज? यस सर। सिटीजन चार्टर पढ़ा है कि गवर्नेंस पढ़ा है? सर गवर्नेंस। क्यों? सर बिकॉज सिटीजन चार्टर तो उसके अंदर ही आ रहा है ना। सिटीजन चार्टर तो बनते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, आई गेस। अच्छा, और ये वंशिका सक्सेना को आ रही है आवाज? ओ भाई, बात मत करो। वंशिका सक्सेना को आ रही है आवाज? विनीता वालिया को आ रही है आवाज? यस सर। और लिवेश को? यस। और आशा नायक? ये वंशिका सक्सेना, आपको आवाज आती नहीं है ना, आप इधर मैसेज भी नहीं करते हो। कौन है ये वंशिका सक्सेना? हाँ तो ठीक है भैया, गवर्नेंस इज अ वेरी बिग टर्म। सिटीजन चार्टर तो उसमें हमारी अच्छी गवर्नेंस बनाने करने में सहायता कर रहा है, गवर्नेंस को अच्छा बनाने में। मैडम आया समझ इधर? मैडम थोड़ा एक्सप्रेसिव रहोगे तभी फायदा भी रहेगा आगे, आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए बात बता रहे हैं। ठीक है, गवर्नेंस को लॉन्ग ये अच्छा बनाने के लिए ही सिटीजन चार्टर है। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। अभी भी नहीं आ रहा समझ यार, पूछ लो। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फिर भूल जाओगे। फिर आप ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, बच्चों को दिक्कत होती है। अब एक जगह मैं पढ़ा रहा हूँ, एथिक्स पढ़ चुके हैं बच्चों ने, तब भी नहीं आ रहा अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो आना चाहिए यार। बुक पढ़ो तभी अच्छी है, लेक्सिकन पढ़ के नहीं पास होगा एथिक्स भी। आपको अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी, एक स्टैंडर्ड बुक। वो तो आप कैसे समझोगे? वरना वरना आपको, आप यूज नहीं कर पाओगे चीजों को। तभी आंसर में हमने सिर्फ ढांचा डिस्कस करा, कंटेंट डिस्कस करेंगे तो घंटों लग जाएंगे यहीं पे, क्योंकि आपको और जगह से भी कंटेंट उठाना है और सब्जेक्ट से भी। ठीक है, आप मैटर का सीरियसनेस समझो। बच्चे कुछ सोचते हैं कि ये सही आ रही है, हम 6 महीने में कर लेंगे, प्री है मई में, और हम दिसंबर में और फरवरी जनवरी में मेंस भी पढ़ेंगे। नहीं होता है ऐसे। आपको बहुत स्ट्रक्चर मैनर में काम करना पड़ेगा। 10-12 महीने लगातार काम करना पड़ता है, ऐसे सर काम गवर्नेंस के लिए अलग से बुक है कोई? है। सर ये गवर्नेंस के लिए भी कोई अलग से बुक है? हाँ मैडम, बता देंगे गवर्नेंस के लिए बुक, अगर आपको चाहिए होगी तो। ये लक्ष्मीकांत की पढ़ सकते हो, उसी गवर्नेंस की अच्छी बुक है, और उन्होंने दे रखा है उसमें। गवर्नेंस की लक्ष्मीकांत की अलग से आती है, एक आती है लक्ष्मीकांत की जो आप पढ़ते हैं, गवर्नेंस की भी आती है। तो अगर आपको लेनी है तो ले सकते हो। ठीक है, तो आप ये समझ लो, सीरियसनेस और मैटर समझे, बहुत गहरा विषय है। बच्चे मतलब 25 वाले भी बहुत अनसीरियसनेस घूम रहे हैं अभी भी, जबकि 25 वालों का समय आ गया है। 24 वालों का तो समय चला गया है अब 24 का अटेम्प्ट देने का। 3 महीने में वही कुछ कर सकता है जिसने पीछे काम करा होगा जुलाई से। अब 25 वाला भी तभी कुछ कर पाओगे जो अभी से काम करेगा, फरवरी मार्च से शुरू करेगा, तब जाके कुछ मिलेगा। हम आपको, टाइम खराब होगा वरना आपका गलत। फिर बच्चों को हार्श रियलिटी बताओ तो वो मुंह बना लेते हैं फिर। ठीक है, मुंह बना के फिर घूमते रहो सालों साल, फिर और कोई चेला मिल जाएगा उसके, और कोई गुरु मिल जाएगा, उसके चक्कर में लगे जाओगे। ठीक है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर रियलिटी से जितनी जल्दी आप अपने को इंटरफेस कराएंगे उतना फास्ट आपका पिकअप रहेगा। फिर आपका ऑल्टरनेटिव है या जो भी आपका आगे प्लान है वो आपको पता रहेंगे थोड़ा, वरना बड़ी दिक्कत रहेगी। आप ये समझो इससे चीजों को। मेंस वेंस की तैयारी के ही नंबर जुड़ेंगे, प्री से फिल्टर का प्रोसेस है, उसका कोई मायने नहीं रखता। आप चाहे 100 नंबर लेके आओ या 150 नंबर लेके आओ, आपको सिर्फ वो 10,000 में आना, और 5.5 लाख में से आना 10,000 में। यार कोई गलत बात थोड़ी है। अब वेब सीरीज में देखते हो ना, प्री निकल गया और संदीप भैया कैसे बच्चे उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं कि आपकी वजह से निकला फलाना ये वो। प्री निकलना ही आज की तारीख में तो महाभारत गेम हो रखा है, लोगों के पसीने छूट रहे हैं। प्री होना बहुत डाइसी है, क्योंकि कुछ पता ही ना, शीशाट बच्चे ही लगा रहे, हवा में उड़ रहे हैं। मैं ऐसे बच्चों से बोल रहा हूँ, हम कर लेंगे कर लेंगे, और वही फेल होंगे चले जाके वहां पे। ठीक है, 26 मई को। और उनके चाहे उसमें आ रहे होंगे जीएस में, वो वहां जीएस में फेल हो जाएंगे। यूपीएससी फेल करना है उसे तो, क्योंकि उसने तो ईगो में ले रखा है, बच्चों ने इतनी याचिकाएं डाल डाल रखी है वहां पे। वो तो इतना और टफ बनाएगा। ले आ बेटे 36% आई नहीं रहे बच्चों के।
ठीक है, तो ये आप समझो थोड़ा इन सब चीजों को। हाँ, तो सिटीजन चार्टर, तो ये आपको ध्यान रखना है, गवर्नेंस इज अ बिगर टर्म और सिटीजन चार्टर ये हमारा सहायता कर रहा है उसको अच्छा करने के लिए। तो राइट, सिटीजन चार्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सीक्स टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली। Citizen charter is an instrument which seeks to make an organization transparent, accountable, and citizen friendly. Full stop. A citizen charter is basically a set of commitments. A citizen charter is basically a set of commitments made by an organization. A citizen charter is basically a set of commitments. सही है, ये कमिट कर रहे हैं, वहां पे लिख अंडरलाइन करें कमिटमेंट को कि हम ये सेवा आपको प्रदान करेंगे। नहीं सेवा प्रदान करते तो आप उनपे क्वेश्चन करते हो फिर, ठीक है, आप फिर उनके छीछालीदर होती है उस पर्टिकुलर कि देखो ये वादा करते हैं तो करा नहीं इन्होंने। जैसे यूएन का चार्टर है ना, यूनाइटेड नेशन चार्टर से चल रहा है यूनाइटेड नेशन भी, कि हम ये करेंगे, फलाना फलाना करेंगे, ठीक है, ऐसी एक संस्था अपने चार्टर से चल रही है कि हम ये करेंगे। नंबर गलत हो जाए इसमें तो आप बोलते नहीं क्या नंबर डाल रखा है, इसे बदलो, हल्ला मचाने लग जाते हैं लोग। ग्रीवांश ड्रेसल का उस पर तो नंबर मिलाते रहो, नंबर ही नहीं लगता है, ठीक है। आप एक्सेस करना चाहते हैं सर्विस को या रीच करना चाह रहे हैं, आदमी नहीं है, ठीक है, अवेलेबिलिटी का इशू रह जाता है। तो ये सब बड़े मुद्दे रहते हैं, ये सब चार्टर का ही पार्ट है वो पर्टिकुलर संस्था का। A citizen charter is basically a set of commitments made by an organization regarding the standards of service, regarding the standards of service which it delivers, regarding the standards of service which it delivers, regarding the standards of service which it delivers. Right? Next, citizen charter aims to improve public service by. Citizen charter aims to improve public service by. Citizen charter aims to improve public service by, first, making administration accountable and citizen friendly. Making administration accountable and citizen friendly. Administration accountable and citizen friendly. Making administration accountable and citizen friendly. Next, ensuring transparency and right to information. Ensuring transparency and right to information. Ensuring transparency and right to information. Next, adopting a stakeholder approach. Adopting a stakeholder. Stakeholder कौन क्या होते हैं? Adopting a stakeholder approach. Stakeholder. हाँ, ठीक है, जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो फैमिली के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जिन पे इम्पैक्ट पड़ा है किसी भी डिसीजन का उस पर्टिकुलर फैमिली में, उस पर्टिकुलर संस्था में। तो सिटीजन चार्टर में कौन है स्टेक होल्डर्स, कौन कौन इन्वॉल्व है? आप हो, ऑर्गेनाइजेशन है, सिटीजन है, मतलब सिटीजन आप ही है, ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब पे इम्पैक्ट होगा। अडॉप्टिंग अ स्टेक होल्डर अप्रोच। नेक्स्ट, सेविंग टाइम ऑफ बोथ। Saving time of both the executing authority, saving time of the executive जो execute कर रहा है and the client, saving time of the executive and the client. Next लिखो, right? The citizen charter scheme in its present form, the citizen charter scheme in its present form was first launched in, the citizen charter scheme in its present form was first launched in 1991 in UK. The citizen charter in its scheme in its present form was first launched in 1991 in UK. The aim was to ensure that public services, the aim was to ensure that public services are made responsive. The aim was to ensure that public services are made responsive. That public services are made responsive to the citizens they serve. Are made responsive to the citizens they serve. The aim was to ensure that public services are made responsive to the citizens they ensure. ठीक है, तो यहां तक करते हैं, बाकी कल आगे न्यूज़पेपर में किसी को आना है वो आ सकता है, ऑनलाइन में भी।
जो ग्रेजुएट है वो उत्तर प्रदेश पीसीएस का ही भर सकते हैं। फॉर्म आ रखा है।